ईद उल अजहा के मौके पर घरों में और खुले में कुर्बानी पर पाबंदी के ताल्लुक से मकामी अखबार में शाये खबर से मध्य प्रदेश के मुस्लिम तंजीमों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। मकामी अखबार की खबर को लेकर भोपाल में न सिर्फ मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों की मीटिंग का इनेकाद किया गया, बल्कि मामले को लेकर भोपाल कमिश्नर से मुलाकात करके मकामी अखबार पर गुमराहकुन खबर शाये करने को लेकर कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। ईद उल अजहा के नज़दीक आते ही कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त और तैयारियों को लेकर जहां मुसलमान सरगर्म हैं, जहां पूरी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं पर मुकामी अखबार के जरिए एक इश्तिहार अंगेज़ खबर के शाये करने के बाद मुस्लिम तंजीमों में नाराजगी पाई जाती है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी हारून की क़यादत में आला सतह वफ़द ने भोपाल कमिश्नर से मुलाकात है। उनसे जानते हैं कि वहाँ पर जो है आप लोगों ने भोपाल कमिश्नर से मुलाकात की, क्या मुतालबा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अजहा का त्यौहार बहुत करीब आ रहा है और सब लोग ईद की तैयारी में मसरूफ़ हैं। हज भी इसी मौके पे होता है और कुर्बानियाँ भी होती हैं पूरे मुल्क में। लेकिन एक अखबार के ज़रिए ऐसी भ्रामक और गलत खबर शाये की कि इस मरतबा घरों में कुर्बानी नहीं होगी, और उस खबर के आने से बेचैनी पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में भोपाल में फैल गई थी और नाराज़गी पाई जा रही थी और भ्रामक स्थिति पैदा हो गई थी, और इससे लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन पैदा होती है। तो हमें हमारे नज़दीक ये बात समझ में आई कि यह खबर जो है बेबुनियाद है, भ्रामक है। तो हमने कमिश्नर और पुलिस से मांग की कि इस खबर की जांच होना चाहिए, तस्दीक होना चाहिए, और अगर ये खबर गलत है जैसा हमें महसूस होता है तो उस अखबार के ख़िलाफ़ कानूनी जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। कमिश्नर और पुलिस ने हमें यकीन दिलाया और जाँच का आदेश दिया कि वो जो भी हो सकेगा वो उसमें मदद करेंगे, और ये यकीन भी दिलाया कि जिस तरह से कुर्बानी हस्बे रिवायत पूरे मुल्क में और भोपाल में जिस तरह होती थी उसी तरह कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह होंगी। देखते हैं कि जो है अखबार की गुमराहकुन खबर के खिलाफ जो मुसलमानों में जो इश्तिहार देखने को मिला, तो उसको लेकर जो है कमिश्नर से मुलाकात की। कमिश्नर की यकीन दहाने के बाद जो है मुस्लिम तंजीमों में जहाँ पर जो है सुकून दिखाई दे रहा है और उन्हें उम्मीद है कि जो है पूरा अमन माहौल में ईद उल अजहा का त्यौहार अदा किया जाएगा और लोग जिस तरह से कुर्बानी करते रहे हैं उसी तरह से कुर्बानी करेंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। तो कुर्बानी पर पाबंदी के ताल्लुक से भोपाल के मकामी अखबार में शाये खबर और मुस्लिम तंजीमों की नाराजगी के बीच भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने उम्मत मुस्लिमा से गुमराहकुन खबरों से बचने की अपील की है। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कुर्बानी पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है और इस तरह की खबरों को सोशल मीडिया पर एक दूसरे को शेयर करने से पहले इसकी तस्दीक लाजमी है। इसी के साथ शहर काजी ने कुर्बानी के वक्त ईमान वालों को ऐसे अमल से बचने की तलकीन की है जिससे किसी की दिल आजारी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम तमाम ही ईमान वालों से, ख़ास तौर से तमाम समझदार लोगों से ये कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर आज से 14 साल पहले ये बात कह दी गई थी, इज़ा जा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इज़ा जाहुम अम्र मिनल अम्न अज़ाउ भी। जब कोई मामला उनके पास आ जाता है, अच्छा हुआ, उसको फ़ौरन से पब्लिसिटी कर देते हैं। कुरान ने ये बात कही है, कोई आपके पास बात आती है तो पहले उसके ज़िम्मेदार एक्सपर्ट उनके पास जाइए, उनसे मालूम कीजिए, उसकी हकीकत मालूम कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। ये बात कुरान ने आज से 14 साल पहले कही थी। तो मैं तमाम हमारी ईमान वालों से ख़ासतौर ये बात कहना चाहता हूँ, ख़ासतौर नौजवान दोस्तों से, कोई बात आपके पास आती है तो जब तक उसकी आप तहकीक ना कर लें उसको आगे मत बढ़ाइए। कुरान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और कुरान के खिलाफ वर्जी कर कर ना दुनिया बना सकते हैं ना आखिरत बना सकते हैं, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इसलिए इस तरह की जो खबरें आया करें, जब तक उसके जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी राय सामने आ जाए उसको आगे ना बढ़ाइए। एक ये खबर आई, किसी अखबार ने छापी, अखबार का तो काम ही है। मैंने एक बड़े अखबार के मालिक से ये बात कही थी कि आपकी कमी ये है कि आप नेगेटिव खबर छापते हैं तो अखबार चलेगा, पॉजिटिव में कोई नहीं आएगा। मैं कहूँ कि डॉक्टर साहब ने चोरी की तो 10 कहेंगे कब चोरी की, कैसे की, डॉक्टर साहब ने कहें तो कोई नहीं पकड़ेगा। तो एक तो अखबार वालों से मैं कहता हूँ कि नेगेटिव खबरें छापने से गुरेज करें, और तमाम ईमान वालों से कहता हूँ कि जब तक आपकी तहकीक ना हो जाए खबर को आगे मत बढ़ाइए। कुर्बानी के ताल्लुक से भी जो खबर छापी गई ये कोई गलत खबर थी, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अभी तक जब तक हमारे पास कोई मुस्तनद चीज़ नहीं आती है तो हमने बयान नहीं दिया था, लेकिन आज हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह जैसे कुर्बानी होती थी हम हमेशा करते थे, कुर्बानी करेंगे। आप गलत खबरों को फैलाकर एक गलत माहौल मत बनाइए। यहाँ का अमन अमान
का जो माहौल है उसको बाकी रखिए। और ये बात हम हमेशा से कहते आए हैं और होना चाहिए। हमारे यहाँ तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रास्ते में अगर तकलीफ दे चीज़ पड़ी है तो उसको अगर आपने हटा दिया, फेंक दिया, तो एक सदक़े का सवाब मिलेगा। तो इसका दूसरा पहलू ये कि अगर रास्ते में तकलीफ दे चीज़ डालते हैं तो आपको गुनाह भी मिलेगा। तो हमने हमेशा से, हर साल से मैं अपील करते हैं, आज आपके ज़रिए से हम कहना चाहते हैं कि क़ुरबानी हम ज़रूर करना है और करेंगे, और क़ुरबानी करना वाजिब है हर ईमान वाले को और साहिब निसाब करना चाहिए। लेकिन आपके क़ुरबानी के अमल से किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। क़ुरबानी के वो आज़ा, वो आर्गन जो इस्तेमाल नहीं होते हैं, आप उनको उन जगह पर डाकर डालिए जो कि डस्टबिन बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, नगर निगम के जो डब्बे रख दिए उस पर डाकर डालिए। और नगर निगम से ये बात कही और फिर कहेंगे कि वो उसका इंतज़ाम करे कि सफाई होती रहे। तो अल्लाह ताला हम सबको तमाम अच्छे काम करने की, आम तौर से और इस्लामी तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस ईद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी अमन, अमान और खैरियत के साथ अल्लाह ताला हमको मनाने की तौफीक अता फरमाए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के मामले पर जमीयत उलमा हिंद ने हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। अदालत ने जमीयत को हलफनामा दाखिल करने की मोहलत दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में हलफनामा दाखिल कर चुकी है। इसने हलफनामे में जमीयत उलमा हिंद की अर्जी की मुखालफत की है। हलफनामे में यूपी हुकूमत ने कहा है कि कार्रवाई ज़ाब्ते के तहत की गई है। इसने जमीयत उलमा हिंद की जानिब से लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए अर्जी को खारिज करने का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। हालांकि जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उस हलफनामे का वो जवाब दाखिल करना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें समय दिया जाए। कोर्ट ने फिलहाल जमीयत उलेमाए हिंद को जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 29 जून को करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई और यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है वो न्याय संगत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद की उन तमाम दलीलों को विस्तार से और सटीक रिकॉर्ड पर खारिज करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो भी कार्रवाई की गई है तमाम लोगों पर वो कानून के तय नियमों के मुताबिक ही की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जिन तमाम पीड़ित परिवारों पर यह आरोप लगाते हुए जमीयत ने अर्जी दाखिल की है उन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। हालांकि जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से इन्हीं हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा गया है। देखना बेहद अहम होगा कि जमीयत उलेमाए हिंद आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या जवाबी हलफनामा दाखिल करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीयत उलेमाए हिंद की हर उस दलील को सटीक और डिटेल एफिडेविट के साथ, तथ्यों के साथ खारिज किया है। देखना बेहद अहम होगा कि जब 29 जून को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो इस पूरे मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो वहीं जमीयत उलमा हिंद ने यूपी हुकूमत की तरफ से बुलडोजर मामले में लगाए गए शबीह को दागदार करने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए जमीयत उलमा हिंद के वकील MR शमशाद ने कई सवालात किए हैं। उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई सिर्फ उनके घरों पर ही कार्रवाई क्यों की गई। MR शमशाद ने मजीद सवाल किया कि नोटिस देने की बात कहकर नहीं बचा जा सकता है, क्योंकि फिर यह भी जवाब देना होगा कि गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मकानात को कितने नोटिस दिए गए। लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब नोटिस के जवाब में आया और एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें कई तरह के आरोप लगाए गए। हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा हिंद के वकील एडवोकेट MR शमशाद साहब। शमशाद साहब, आप लोगों ने जहांगीरपुरी मामले में पिटीशन दाखिल की थी, अब ये मामला उत्तर प्रदेश तक दराज हो गया है। जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो छवि है, जो उनकी छवि जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जहांगीरपुरी में जब पिटीशन फाइल की गई तब भी वो वही मसला था और आज भी वही है कि सिर्फ बुलडोज़र वहाँ क्यों पहुँचा जहाँ एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड था, जहाँ FIR हुई, जहाँ लोग अरेस्ट हुए। क्या सिर्फ वो घर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है
जिनके खिलाफ एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड में एफआईआर रजिस्टर हुई। ये मेन मुद्दा है, चाहे वो जहांगीरपुरी का हो या देश के किसी हिस्से का हो। क्या आज यूपी सरकार ये कहेगी कि इलाहाबाद के एक मोहल्ले में सिर्फ एक वही घर ऐसा था जो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, या उसमें जो उसके यूजेस थे वो रूल्स के हिसाब से नहीं हो रहे थे? ये डिक्लेयर कर दें, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं, ऐसा नहीं है, तो सिर्फ इलाहाबाद के एक मोहल्ले में नहीं, पूरे इलाहाबाद में और पूरे सहारनपुर में और पूरे कानपुर में हर जगह वो सारे मकान जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है या जहाँ पे उस मकान के यूज़र एज पर रूल्स नहीं है, तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हमने पहले से नोटिस दिए थे, कार्रवाई हम 2020 से कर रहे हैं, और ये जो मामला आया है इससे हमारी जो छवि है वो ख़राब हो रही है, हमारी छवि धूमिल हो रही है। तो क्या एक ही घर के खिलाफ नोटिस दिया था, ये भी बता दें, या और लोगों के खिलाफ भी नोटिस किया था? क्या ये बताएंगे? वो एफिडेविट पे क्यों नहीं बताया इन लोगों ने कि हमने ये 1000 या 5000 या 200 मकानों के खिलाफ नोटिस कर रखा है? वो डिटेल्स कहाँ हैं? कुछ लोगों ने आरटीआई में मांगा है, उसका जवाब शायद नहीं मिला है। तो ये इतना आसान नहीं है सिर्फ ये कह के निकल जाना कि भाई हमारी छवि ख़राब की जा रही है, ऐसा नहीं है। अब ये मामला क्योंकि लगातार आगे बढ़ रहा है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत थी, तारीख लग गई है, तो किस तरीके से इसको टैकल कर रहे हैं आप? इशू वही होगा कि सिलेक्टिव टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई मकान गैर कानूनी तरीके से बना है तो उसका एक प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2, सबके खिलाफ होना चाहिए। सिर्फ कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों के खिलाफ एक मोहल्ले में क्यों होगा, और एक मोहल्ले में ही क्यों होगा? हर जगह होना चाहिए। तो सवाल अहम है कि सिर्फ टारगेट करके क्यों हो रहा है। वो एक बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ कुछ लोगों को, एक शख्स को नोटिस दिया गया था, या ऐसे दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जिनको नोटिस दिया गया था? ये सवाल जमीयत का है, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। कानपुर में 3 जून को जुमे के बाद तशद्दुद हुआ था, जिसके बाद इस मामले में 58 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कई गिरफ्तार शुदगान के अहले खाना का कहना है कि उनके बच्चे बेगुनाह हैं। इस सिलसिले में पुलिस में एक अर्जी भी दाखिल की गई थी, जिस पर पुलिस ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने इस सिलसिले में जांच पड़ताल की, जिसमें कुछ लोग बेगुनाह पाए गए। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद इनकी रिहाई मुमकिन होगी। देखिए, तमाम लोगों ने आगे आकर के हमें अपने अपने आवेदन दिए थे और हमने उन सभी आवेदन को संजीदगी के साथ लिया। हमने उसका परीक्षण किया। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा बनाई गई कमेटी ने अपनी बैठक की और प्राप्त 22 आवेदनों का निरीक्षण परीक्षण किया गया, एविडेंसेस देखे गए। देखने के बाद हमने अपनी अनुशंसा एसआईटी को देर रात कल जो है बना करके देने का कार्य किया है। आज हम सुबह दे देंगे थोड़ी देर में, और उसमें गुण दोष के आधार पर जो भी ऐसे लोग हैं जिनके दावे सही हैं, हम उनको उस हिसाब से अकोमोडेट कर रहे हैं, और जो ऐसे लोग हैं जिनके दावे सही नहीं हैं, हम उन दावों को निरस्त कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में भी कोरोना मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। बाजारों में एक लंबी भीड़ नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में दारुल हुकूमत दिल्ली में 1934 नए केसेस सामने आए और इन्फेक्शन की शरह 8% से ज्यादा हो गई। लेकिन लोग लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। मास्क लगाने में लापरवाही बढ़ती जा रही है। दिल्ली के इलाके जामे मस्जिद की ये तस्वीर बता रही है कि लोग किस तरह समाजी दूरी और मास्क लगाने में लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। बाजारों में हुजूम है और कम तादाद में लोग मास्क लगा रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग अब भी मास्क पहने हुए हैं और एहतियात बरत रहे हैं। देखिए, अपनी हिफाजत अपने हाथ में है। अब हम ये नहीं सोचते हैं कि किसी को कोरोना है या कुछ है,
किसी को दूसरा भी फ्लू हो सकता है, अगर वो ठीक है या कुछ हो तो उससे हमें भी होगा। तो बचाव तो अपने ही हाथ में है ना, तो ये चीज़ है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को, हर बंदे को होना चाहिए कि मास्क लगा के चले। और ज़रूरी यह है कि लोग घर से थोड़ा कम निकले। भीड़ भाड़ वाले इलाका, ये हमेशा भीड़ रहती है इस गली में, जामा मस्जिद के आसपास, लाल किला के आस, तो ऐसे जगह में लोग कम जाया करें। ये अच्छी है कि गर्मी बढ़ रही है, बरसात चालू होगी तुरंत बीमारी बढ़ना शुरू हो गया है। इसी वजह के लोग कम निकलना चाहिए घर में और सेफ रहना चाहिए। मास्क तो ज़रूरी लगाए हर बंदा। गफलत बरतने वालों में छोटे से बड़े तक सब शामिल हैं, लेकिन कोरोना केसेस के हवाले से तशवीश भी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, कारोबार में भी फर्क पड़ेगा, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पे, सब चीज़ों पर असर पड़ेगा। पहले भी बहुत, ये समझिए, ये 24 आवर्स ये बाज़ार चलता था, अच्छा खासा चलता था। अब बिल्कुल मतलब जितना ऊपर था उतना ही नीचे आ चुका है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 17,336 नए केसेस सामने आए हैं और जिस तरह से मुसलसल कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो वाकई तशवीश का बाइस है और ऐसी सूरत हाल में एहतियात जरूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। तौहीन रिसालत के खिलाफ इलाहाबाद में गुज़िश्ता 10 जून को जुमे के दिन होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे के बाद शहर में हालात अब मामूल पर आ रहे हैं। जुमे के दिन शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। एहतजाज के दौरान सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले अटाला इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। वाज़ेह हो कि जुमे के दिन एहतजाज में शामिल अब तक 100 से ज्यादा अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में अटाला बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना अहमद अली का नाम भी शामिल है। इसी तरह शांति व्यवस्था बनी रहेगी। जो 10 जून को हुआ है वो घटना दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। और जैसे आपने पिछले जुमे को भी देखा, शांति व्यवस्था बनी रही। लोगों ने मस्जिदों में, सारे शहर में, पूरे शहर में मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की, अमन चैन की दुआ की। आज भी अमन चैन की दुआ की गई। लोगों से लोगों से अपील की थी कि भाई नमाज पढ़ें, किसी अफवाह में न पड़ें और अपने अपने काम पे अपने अपने काम से रहें, अपने अपने काम को करें। बस यही हम लोगों की अपील थी लोगों की। शायद अल्लाह का शुक्र है, पिछले हफ्ते भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सुकून से सारी नमाजें अदा हो गई और कोई बात नहीं हुई। हम लोग सारे वॉलंटियर लगे हुए थे और इस जुमे को भी वॉलंटियर सारे लगे हुए थे, सब काम कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र है, आप लोग देखिए पूरी तरीके से नमाज हो गई। साहित्य अकादमी तर्जुमा अवार्ड 2021 का ऐलान कर दिया गया है। 22 जबानों में अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। अर्जुमंद आरा को उर्दू में उनकी किताब बेपनाह शादमानी के लिए तर्जुमे का साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 दिया गया। यह अरुंधति राय के नावल द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस का उर्दू तर्जुमा है। वाज़ेह के साहित्य अकादमी के सदर डॉक्टर चंद्रशेखर की सदारत में आज दिल्ली के रविंद्र भवन में एकेडमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। मीटिंग में साहित्य अकादमी तर्जुमा अवार्ड 2021 के लिए 22 किताबों का इंतखाब हुआ। तर्जुमा अवार्ड के लिए किताबों का इंतखाब कमेटियों की सिफारिशात की बुनियाद पर किया गया है। मुतालिका जबानों में अवार्ड 5 सालों के बीच शाये होने वाली किताबों में दिए जाते हैं। इस बार 1 जनवरी 2015 से 21 दिसंबर 2019 के दरमियान में शाये होने वाली किताबों पर दिए जा रहे हैं। ये अवार्ड्स इस साल मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब में पेश किए जाएंगे और हर तर्जुमा करदा किताब पर इनाम जीतने वाले को 50,000 रुपये मिलेंगे और कुनंदाशुदा तांबे की प्लेट भी दी जाएगी। हाल ही में दिल्ली में उर्दू के मशहूर अदीब प्रोफेसर गोपीचंद नारंग को याद किया गया। साहित्य अकादमी में गोपीचंद नारंग की याद में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी अदब से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। शुरका ने गोपीचंद नारंग की खिदमत को याद किया। मुझे एक बहुत बड़ी कमी का एहसास हो रहा है। वो हमारे वालिद साहब से इतना क्लोज थे, ये इसका मुझे अंदाज़ा पहले था, लेकिन जब हमारी क़ुर्बत उनसे बढ़ी तो मुझे लगा कि वो आदमी में कुछ बात थी। जैसा कि मैंने बताया कि ये शख्स, लोग उसको बहुत बड़ा फ़नकार मानते हैं, बहुत बड़ा क्रिटिक मानते हैं, नक़ाद मानते हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि मीर और गालिब फ़िराक़ पर, मतलब ऐसा शायद ही हुआ कि एक ही शख्स
इतनी महारत रखता हो। मैं तो मानता हूँ कि ये तो इस तरह की शख्सियत अब आजकल तो अल्लाह ने बनाना बंद कर दिया है। जितनी इनकी मकबूलियत हुई, जितना इनको नवाजा गया है, आई डोंट थिंक एनीबडी विल एवर बी रिकॉग्नाइज द वे नारायण साहब वाज। कुछ बात थी कि उनकी शख्सियत में, जैसा कि मैंने बताया कि ही वॉज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। बहुत ज़बरदस्त उनकी हस्ती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सच्चे स्कॉलर थे। हमारी ज़ुबानों में क्या होता है कि स्कॉलर अलग तरह का होता है, पश्चिम की तरह का नहीं होता है, और वो दोनों को मिला के चले। एक तो स्कॉलर वो होता है कि अब तक जितनी स्कॉलरशिप है सब उसको आती है, और इतना लोग बहुत समझते हैं हिंदी में, उर्दू में, जिसको सब आता है वो स्कॉलर है। लेकिन अंग्रेज़ों का और पश्चिम का कायदा ये है कि जो नई बात पैदा करता है उसके बाद वो स्कॉलर है। तो नारंग साहब ने 2-3 बड़ी नई बातें पैदा की अपनी स्कॉलरशिप में। एक, उन्होंने इस तरह की स्कॉलरशिप की जो पहले पता नहीं थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स के आधार पर। बर्लिन गए, वहाँ से स्प्रिंगर मैन्युस्क्रिप्ट लाए अमीर खुसरो का। उन्होंने उस अमीर खुसरो की पहचान बदल दी। अमीर खुसरो के हिंदवी काव्य की, हिंदवी शायरी की पहचान बदल दी, ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरे, उनको पश्चिम में जो थियरी चली सन 80 के आसपास से, तो हम लोग उससे बचे रहे कि जैसे उस पानी में पैर नहीं जाना चाहिए। नारंग साहब बढ़ के गए, उसमें नहा के आए, उसमें डुबकी लगा के आए। तो उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म, डिकॉन्स्ट्रक्शन, इस तरह की चीज़ों को उर्दू में ढाला। गोपी चंद नारंग साहब उर्दू अदब के हवाले से एक सेलिब्रिटी थे, और उन्होंने उर्दू अदब को एक आलमी सतह पर जो मकाम अता किया है, जाहिर सी बात है कि उनका एक बड़ा कारनामा है। और भी लोग हैं इसमें, लेकिन उन्होंने भी इसमें अपना जो किरदार था वो अदा किया है। जब ये बात आई थी, इनके इंतकाल की खबर आई थी, तो बातें बहुत सारी हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन ये मौका ऐसा नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक ही जुमला कहा था कि, और वो इस वक्त मैं दोहराना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए, कि साहब उर्दू भी है, उर्दू भी रहेगी, ज़बान भी रहेगी, अदब भी रहेगा, हम लोग भी रहेंगे, लेकिन उर्दू जो है बेरंग हो गई है, यही मैं कहना चाहूँगा। नारंग साहब का तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, और मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस आदमी ने 95 साल की ज़िंदगी गुजारी, जिसमें तकरीबन 75 साल वो आदमी एक्टिव रहा, जिसके ऊपर 30 किताबें जिसके अपने ऊपर हैं, जिसकी अपनी किताबें 75 से ज़्यादा हैं, जिसको हर वो अवार्ड मिला जो हिंदुस्तानी ज़बान में लिखने वाला कोई भी शख्स जिसकी तमन्ना कर सकता है। वो ज़िंदगी सेलिब्रेट करने की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी अफसोस करने की ज़िंदगी इसलिए नहीं है कि एक दिन तो हम सबको जाना है। और कुरान में सूरह यासीन में अल्लाह ने मौत को अपनी नेमतों में शामिल किया है, तो हम सबको जाना। तो नारंग साहब की जो ज़िंदगी है वो सेलिब्रेट करने की ज़िंदगी है, वो अफसोस करने की ज़िंदगी नहीं है। तो अल्लाह हम सबको ऐसी भरपूर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और इस कामयाबी के साथ हम सब भी उस रास्ते पे जाएं जिसमें नारंग साहब पड़े।